अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर मन्नान नासिर। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ के बारे में। आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे तो सबसे पहले ये सुन लें। आज हम पढ़ेंगे कूलम लॉ की मुकम्मल डिटेल। फिर हम देखेंगे कि इस लॉन्ग क्वेश्चन को बोर्ड के पेपर में अटैम्प्ट किस तरह करना है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इस कूलम लॉ का न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ से क्या ताल्लुक़ है, इन दोनों में क्या मुशाबहत है, और आखिर पे हम कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज़ को देखेंगे। तो चलिए आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम पिछली बातों को रिवाइज करते हैं। आप सब ये बात जानते हैं कि चार्जेस कितनी इकसाम के होते हैं? दो इकसाम के होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। यानी अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस होंगे तो वो दोनों भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और इस रिपल्शन की फोर्स को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। और तीसरा पॉइंट आपने ये पढ़ा हुआ है कि अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी अगर पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्शन की इस फोर्स को भी हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कूलम लॉ हमें क्या बताता है? तो बच्चों, कूलम लॉ हमें ये बताता है कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगी, यानी ये फोर्स कितनी होगी और किस तरफ को होगी। तो चलिए आइए कूलम लॉ स्टार्ट करते हैं। कूलम लॉ एक फ्रेंच साइंटिस्ट चार्ल्स कूलम ने 1785 में पेश किया था। इस लॉ की स्टेटमेंट ये है: द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज directly proportional to the product of magnitude of their charges and inversely proportional to the square of distance between them। कुछ समझ नहीं आया, कोई मसला नहीं। कूलम ये कह रहा है कि ये जो फोर्स लग रही है ना ट्रैक्शन और रिपल्शन की, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी उन चार्जेस के दरमियान फासले के स्क्वायर के। ज़रा इसे इस तरह देखें कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2। दोनों के दरमियान फासला R है। अब कूलम के लॉ के मुताबिक इसकी डेरिवेशन कैसे होगी? ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के, यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। और ये जो इनके दरमियान फासला R है, फोर्स इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, यानी F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अब इन दोनों प्रोपोर्शनैलिटीज़ को ज्वाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा? प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट आएगा, जो कि इस केस में K है। तो फार्मूला बन जाएगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। यही कूलम फोर्स का फार्मूला है। जबकि K क्या है? K प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू है K इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। लेकिन बच्चों, आपने ये बात याद रखनी है कि ये कूलम की जो ये इस कूलम कांस्टेंट की जो ये वैल्यू है, ये एयर के लिए या वैक्यूम के लिए है। अगर मटेरियल चेंज करेंगे तो ये चेंज होगी। अभी ज़रा हम इसे भी डिस्कस करते हैं कि K किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो ये कूलम कांस्टेंट है, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। नंबर 1, मीडियम बिटवीन द चार्जेस, यानी अगर हम चार्जेस के दरमियान मीडियम चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली K की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। और नंबर 2 है सिस्टम ऑफ यूनिट। देखिए, हमारी जो मुख्तलिफ हमने सिस्टम बनाए हुए हैं यूनिट्स के, आपने ये 9th क्लास में पढ़े होंगे। इस तरह ऐसे सिस्टम होता है जो कि हम आजकल अपनी बुक्स में यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद एक बीजी सिस्टम भी होता है, एक सीजीएस सिस्टम भी होता है। अगर हम इन सिस्टम में डील कर रहे हैं जिनमें लेंथ का यूनिट मीटर नहीं हो, कुछ और होता है, किसी में सेंटीमीटर, किसी में फुट होता है, तो ऑब्वियसली K की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो अगर हम सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज कर रहे हैं तो तब भी K की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और लास्ट में हम देखते हैं लिमिटेशंस, यानी कूलम लॉ की महदूदियत क्या है। जब मैं ये कहता हूँ लिमिटेशंस तो बच्चा समझता है कि ये इसके नुकसानात हैं। नहीं, ये इसके नुकसानात नहीं हैं,
ये इसकी महदूदियत है कि सिर्फ किस किस जगह पे अप्लाई होता है और किस किस जगह पे नहीं हो सकता। ठीक है, ये डिसएडवांटेजेस नहीं है, ये इसकी महदूदियत है कि कूलम लॉ किस दायरे के अंदर रह के काम करता है और किसके बाहर काम नहीं करता। तो कूलम लॉ आपने याद रखने हैं सिर्फ तब वैलिड होता है जब हमारे पास चार्जेस स्टेशनरी होंगे, यानी रेस्ट की हालत में होंगे, और दूसरी बात जब हमारे पास पॉइंट चार्जेस होंगे। तो कूलम लॉ सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए और वो भी स्टेशनरी हालत में हो तब वैलिड होता है। अब यहाँ भी सवाल उठता है कि पॉइंट चार्जेस क्या है। तो पॉइंट चार्ज आप सिंपली ये समझ लें, छोटा चार्ज। इसे मैं इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें, ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्या इस चार्ज को मैं पॉइंट चार्ज कहूँगा? आप कहेंगे नहीं सर, ये तो बहुत बड़ा है। लेकिन अगर इसके साथ वाला चार्ज देखें तो भी पॉइंट चार्ज नहीं है। लेकिन अगर मैं इनके दरमियान फासला बहुत ज़्यादा कर दूं, यानी जो चार्जेस का डायमीटर है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड है, वो चार्जेस के दरमियान फासले से बहुत ही कम है, तो इस केस में दोनों चार्जेस क्या बन जाएंगे? पॉइंट चार्जेस। तो कूलम लॉ इन पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। और आप अक्सर देखेंगे कि आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर भी चार्ज की वैल्यू बहुत कम होगी, 2 माइक्रो कूलम, 3 माइक्रो कूलम इस तरह होगी, यानी कि माइक्रो कूलम्स के अंदर होगी। तो ये है आपका सारा कूलम लॉ। मैंने एक ही स्लाइड में ये बना दिया है। आपको बोर्ड में ये लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आपने इन्हीं हेडिंग्स के साथ यही लिख देना है, आपको इंशाल्लाह पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब ज़रा हम कुछ एक्स्ट्रा बातें देखते हैं जो कि आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। सबसे पहले ये कि आपने 9th क्लास में न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा था, F इज इक्वल टू जी m1m2 ओवर आर स्क्वायर। तो जो कूलम का लॉ है ये उससे मैच नहीं कर रहा। कूलम लॉ जो है वो न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ का एनालॉग है, उससे मुशाबिहत रखता है। ठीक है, इसका ना मैंने एक फेसबुक के ऊपर मीम देखा, वो आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जो मिस्टर बीन के कार्टून है ना, उसमें यानी कि वो नकल मार रहा होता है। तो उसमें दिखाया गया कि न्यूटन ने जो है ना इतनी मेहनत से लॉ बनाया अपना ग्रेविटेशनल लॉ, कूलम ने बस उसे देख के जो है ना अपना लॉ बना दिया। तो खैर, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इस लॉ के मुतालिक कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज हैं। देखिए बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास 2 चार्जेस हैं, एक चार्ज है 50 माइक्रो कूलम का और एक चार्ज है सिर्फ 1 माइक्रो कूलम का। अब दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। मेरा आपसे सवाल ये है कि कौन सा चार्ज ज़्यादा फोर्स लगाएगा, 50 वाला या 1 वाला? तो यहाँ पे सब बच्चे कहते हैं कि सर ऑब्वियसली 50 वाला। तो इसका आंसर है नहीं, दोनों चार्जेस बराबर फोर्स लगाएंगे क्योंकि कूलम फोर्स म्यूचुअल फोर्स है, फोर्स दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट है। F इज इक्वल टू के Q1 Q2, दोनों फोर्सेज में फोर्स जो है वो Q1 Q2 दोनों का प्रोडक्ट है। तो इसलिए ये मैटर नहीं करता कि चार्ज बड़ा है या छोटा, दोनों फोर्स क्या लगाएंगे? बराबर लगाएंगे। अब यहाँ पे मैं एक और सवाल करता हूँ कि अब देखें, रिपल्सिव फोर्स लग रही है यानी कि दोनों चार्जेस जो हैं एक दूसरे से दूर जाएंगे। कौन सा ज़्यादा स्पीड से जाएगा, 1 वाला या 50 वाला? स्पीड किसकी ज़्यादा होगी? तो यहाँ पे बच्चे फिर गलती करते हैं, वो कहते हैं सर जब फोर्स बराबर है तो जाहिर बात है दोनों की स्पीड भी क्या होगी? बराबर होगी। तो इसका आंसर है नहीं, 1 माइक्रो कूलम वाले की स्पीड ज़्यादा होगी क्योंकि उसका इनर्शिया कम है। देखिए मैं आपको इसकी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप एक कार को धक्का लगा रहे हैं तो जाहिर बात है आप उस फोर्स से अपनी ताकत लगाएंगे तो कार अपनी जगह से मूव कर जाएगी। लेकिन अगर आप वही फोर्स ट्रक पे लगाएं तो क्या आप उसे मूव करवा लेंगे? नहीं, क्योंकि ट्रक का मास ज़्यादा है, ट्रक का इनर्शिया ज़्यादा है, फोर्स उतनी ही है लेकिन ट्रक हिल भी नहीं रहा। तो यही हिसाब चार्जेस के साथ है, फोर्स बराबर थी लेकिन जब वो फोर्स लगी 1 माइक्रो कूलम वाले के ऊपर तो उसने उसे ज़्यादा स्पीड से मूव कराया। लेकिन अगर वही फोर्स लग रही है 50 वाले के ऊपर तो वो उसे कम स्पीड से मूव कराएगा, यानी कि स्पीड किसकी ज़्यादा होगी? कम चार्ज वाले की। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। अब इसी कूलम लॉ को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि अगर मैं चार्जेस के दरमियान फासला फ़र्ज़ करें r है, मैं उसे डबल कर देता हूँ। अगर मैं उस फासले को 2 गुना कर दूंगा तो फोर्स क्या होगी?
तो यहाँ पे यानी कि बच्चे समझते हैं कि अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ज़ाहिर बात है फासला बढ़ाया फोर्स कम होगी, तो वो कहते हैं कि सर फोर्स हाफ हो जाएगी। तो इसका आंसर है नहीं, जो कूलम फोर्स है वो आर के स्क्वायर के फासले के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर हम फासला 2 गुना बढ़ा रहे हैं तो फोर्स 4 गुना कम होगी, और इसी तरह अगर हम फासला 2 गुना कम कर रहे हैं तो फोर्स हमारे पास 4 गुना बढ़ जाएगी। तो इस स्क्वायर के रिलेशन को याद रखना है, इससे भी एमसीक्यूज बनते हैं। अब स्टूडेंट्स हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डील करते हैं जो कि बोर्ड के पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। देखें, ये पीटीबी के जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं मैंने वो उठाए। एमसीक्यू नंबर 5 है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ व्हाट हैपन्स टू द अट्रैक्शन ऑफ 2 ऑपोजिटली चार्ज ऑब्जेक्ट्स एज देयर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इंक्रीजेस। कहता है कूलम लॉ के मुताबिक अगर हम डिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो अट्रैक्शन को, जो अट्रैक्शन की फोर्स लग रही है उस पर क्या असर पड़ेगा। तो ऑब्वियसली डिस्टेंस के बढ़ाने से अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका आंसर है डिक्रीजेस, बी ऑप्शन। नेक्स्ट 6 एमसीक्यूज है, द कूलम लॉ इज वैलिड फॉर द चार्जेस विच आर। अभी उसकी लिमिटेशन पूछ रहा है कि कूलम लॉ किन चार्जेस के लिए वैलिड है, तो इसका आंसर है स्टेशनरी चार्जेस एंड पॉइंट चार्जेस। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 9, लास्ट पे आ जाएं। कह रहे 2 स्मॉल चार्ज स्फेयर्स आर सेपरेटेड बाय 2 मिलीमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स। कह रहा है कि अगर चार्जेस जो हैं, हमारे पास 2 चार्जेस हैं जिसके उसने मैग्नीट्यूड नीचे ऑप्शन में लिखे हुए हैं, दोनों के दरमियान फासला 2 मिलीमीटर का है, तो किन के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा लगेगी। देखें ए ऑप्शन देखें, +1Q एंड +4Q। अब देखें दोनों पॉजिटिव हैं तो वो तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स तो होगी नहीं। बी ऑप्शन देखें, -1 -4। अब नेगेटिव भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो ये भी आंसर नहीं बन सकता। सी ऑप्शन देखें, +2 अब फिर पॉजिटिव है तो वो भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। हाँ, डी ऑप्शन देखें तो +2 और -2 है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, तो ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट ही करेंगे। तो इसका आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन। अब ये लेक्चर की आखिरी स्लाइड है। देखिए कुछ सवाल हैं जो मेरे ख्याल से हर बच्चे को जो है ना ये पूछने चाहिए यार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं और ये माइंड में ज़रूर आने चाहिए, लेकिन 10th क्लास के बच्चे ये सवाल नहीं करते। पहला सवाल ये है कि आप 9th क्लास में पढ़ के आए, फोर्स क्या है, वेक्टर। तो अभी हम लोग कूलम फोर्स पढ़ के आए, अब इसके अंदर मैग्नीट्यूड तो है, जो फोर्स कितनी है ये तो बता रहा है, इसकी डायरेक्शन कहाँ पे। वेक्टर की तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं, लेकिन कूलम के फार्मूले में मैग्नीट्यूड तो है, डायरेक्शन कहाँ पे। तो इसका आंसर मैं आपको इस तरह दूंगा कि देखें, ये जो आप कूलम लॉ पढ़ रहे हैं ये बड़ा भी हल्का सा लॉ आपको पढ़ाया, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ये स्लाइटली डिफ़िकल्ट है, और इसकी पूरी डिटेल जो है ये आप पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में जाके, वहाँ पे आप पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ, उसके अंदर इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो फिलहाल आपको सिर्फ क्या पढ़ाई जा रही है, मैग्नीट्यूड। अब दूसरा सवाल जो कि अक्सर बच्चे पूछ भी लेते हैं वो ये कि सर पॉजिटिव तो रिपेल करते हैं, लेकिन एटम के न्यूक्लियस में फिर प्रोटॉन वो इकट्ठे रह रहे हैं, वो किस तरह रह रहे हैं, वो एक दूसरे को रिपेल क्यों नहीं करते। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और काफ़ी यानी कि एक कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, लेकिन मैं इसको आपको ना इसका शॉर्ट सा आंसर इस तरह दूंगा। देखिए अगर पॉजिटिव चार्जेस हैं, ऑब्वियस सी बात है ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन प्रोटॉन्स में और न्यूक्लियस के केस में ये होता है कि चार्जेस एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि उनके अंदर कुदरती स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डेवलप हो जाती है। वो ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम फोर्स को ओवरकम कर जाती है, उस पर गालिब आ जाती है। इसलिए जो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये प्रोटॉन्स को एक दूसरे से बाइंड करके रखती है, उन्हें जोड़ के रखती है। और इसके मुतल्लिक जो मज़ीद डिटेल है वो आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, ये लास्ट चैप्टर है सेकेंड ईयर का। बहरहाल इतना बस आपने याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो प्रोटॉन्स को एक दूसरे से जोड़ के रखती है। और डॉक्टर अब्दुल सलाम का ये कहना था कि मेरे ख्याल से क़यामत वाले दिन इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को अल्लाह ताला उठा लेगा और हर चीज़ जो है ना वो टुकड़े टुकड़े पारा पारा हो जाएगी,
क्योंकि हर चीज़ एटम से मिलके बनी है और प्रोटॉन जो है वो क्या हुए हैं, बाइंड हुए हैं एक दूसरे से। लेकिन अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वैनिश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो हर चीज़ फना हो जाएगी। तो खैर ये तो उनकी एक बात थी। बहरहाल यहाँ तक था हमारा कूलम लॉ का मुकम्मल टॉपिक। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। इसे ज़रूर तैयार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।